बिहार समाचार में सबसे पहले देखना है, बिहार में आरक्षण बढ़ाकर 75% कर दिया है। सभी लोग बोले कितने प्रतिशत आरक्षण हो गया बिहार में? 75%। बिल्कुल ठीक है। तो 75% आरक्षण में ठीक है, राज्य मंत्रिमंडल का आरक्षण कितना परसेंट है? 60%। 60%। ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण कितनी है? 10%। 10%। बिल्कुल 10%। ठीक है। तो ध्यान में रखें, इस टोटल को बढ़ाकर मतलब 75%, मतलब 70% तो यही हो गया ना। ठीक है। अब टोटल 75% करने का बिहार सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया। ठीक है। अब आरक्षण कैसे कैसे दिया जाएगा? ठीक है। प्रस्तावित विधेयक में निम्नलिखित प्रावधान किए जाने की संभावना है। ठीक है। ईबीसी की आरक्षण कितना प्रतिशत होगा? 25%। अनुसूचित जाति मतलब शेड्यूल कास्ट की आरक्षण कितना परसेंट दिया जाएगा? 20%। 20%। ठीक है। ध्यान में रखें। इसको ओबीसी की आरक्षण कितना होगा? 18%। 18%। ओबीसी और ईबीसी ठीक है, इस दोनों को मिलाकर कितना हो जाता? 25, 8, 33, 43% का आरक्षण हो जाता है। ठीक है। ईडब्ल्यूएस का आरक्षण कितने हैं? 10%। 10%। ठीक है। अनुसूचित जनजाति का आरक्षण कितना है? 2%। 2%। ठीक है। 2% के आसपास तो इनकी जनजाति ही पाई जाती है। ठीक है। अप्रोक्स टोटल। ठीक है। टोटल आरक्षण कितना होगा बिहार में? 25। टोटल 75% का आरक्षण हो गया। ठीक है। अब इसे ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में राज्यों का कोटा ठीक है 50% कोटा का प्रावधान किया गया था। अब बिहार में जातीय सर्वेक्षण के अनुसार ओबीसी और ईबीसी की आबादी कितना प्रतिशत है? 63%। बिल्कुल ठीक है। ओबीसी और ईबीसी की आबादी अगर जोड़ देते तो बिहार में 63% आबादी है। बिहार सरकार ने 75% आरक्षण को कानूनी जांच से मुक्त बनाने के लिए इसे 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। मतलब इसको किस अनुसूची में शामिल कर देंगे? और 9वीं अनुसूची में शामिल कर देगा। 9वीं अनुसूची के विषय पे कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन एक मामला में कहा गया, आई थिंक 2014 में कोई मामला आया था, बोला गया था उसे में भी कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है। ठीक है। तो 9वीं अनुसूची के सब्जेक्ट को आप कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते। जैसे कि बात है, 9वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था संविधान में? 9वीं अनुसूची को भारतीय सब बिल्कुल वेरी गुड 1951 में जोड़ा गया था। सबसे पहले किसी वाला सब्जेक्ट को इसी में डाला गया था। कोई मामला आया था जिसमें बोला था कोर्ट से 9वीं अनुसूची के सब्जेक्ट पे भी चुनौती दिया जा सकता है। याद नहीं आ रहा, लेकिन साथ 2014 का कोई मामला था, केरल राज्य के साथ कोई मामला था। याद होगा किसी को 2007 तो वाला बताइए। था आईआर को मामला। केरल का था। आईआर को केस था 2007 का। अभी न्यायालय चाहेगी तो जांच कर सकती है, लेकिन फिलहाल बिहार सरकार ने यही बोला है भाई साहब 75% आरक्षण जो हम दे रहे हैं इसको कानूनी जांच से मुक्त बनाने के लिए इसे क्या करना चाहिए? 9वीं अनुसूची में ठीक है शामिल कर देना चाहिए। तो क्यों कानूनी जांच हो सकती है इस मामले पे? 50% की प्रावधान बेसिक 25%। स्ट्रक्चर का उल्लंघन करेगा था। बिल्कुल 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है। संविधान की 9वीं अनुसूची में केंद्रीय और राज्य कानूनों को एक सूची शामिल है जिसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। ठीक है। एक केस आया था इंदिरा साहनी और अन्य बनाम ठीक है भारत संघ 1992। इसमें क्या बोला गया था? आरक्षण 50% से अधिक नहीं होगा। इसके अलावा पदोन्नति में आरक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे सामाजिक पिछड़ेपन की अवधारणा पे जोर दिया गया। ठीक है। इसे पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए 11 संकेतक निर्धारित किए गए। ठीक है। तो इंदिरा साहनी बनाम वाला केस कब था? इंदिरा साहनी और अन्य बनाम भारत संघ केस कब था? 1992। इसमें क्या कहा गया? 50% से अधिक नहीं होगा। तो इसको लेके तो कोई आदमी कोर्ट में जा सकता है ना। मिलेगा। जी सर। जा सकता है। इसलिए बिहार सरकार ने क्या किया? 9वीं 9वीं अनुसूची में डाल देंगे ताकि कोई व्यक्ति कोर्ट भी जाए तो अदालत उसे चुनौती नहीं दे सकती है। ठीक है। साथ में इंदिरा साहनी बनाम वाला अगर केस की बात करेंगे तो इसमें यह भी कहा गया था मतलब पदोन्नति जो होगा, क्या बोलते हैं पदोन्नति, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? प्रमोशन। प्रमोशन। ठीक है। प्रमोशन में किसी भी प्रकार की आरक्षण नहीं दी जाएगी। ठीक है। ध्यान रखेंगे। समझ रहे हैं ना। और इसमें पिछड़ेपन का भारत में क्या आधार है इसका सही जानकारी नहीं है। हालांकि बाद में तो ओबीसी और क्या बोलते हैं ओबीसी को एनसीएल और विदाउट एनसीएल में तो बांटा ही था। ठीक है। लेकिन यहाँ पे पिछड़ेपन के 11 संकेतक इसमें शामिल किए गए थे। इस केस में 1992 के केस था। ये भी पूछा था इंदिरा साहनी बनाम अन्य भारत संघ का केस कब आया था? तो 1992 का। ये भी आपको ध्यान में रखिएगा। बिहार जातीय आर्थिक सर्वेक्षण भी आपको आया, इसमें देखेंगे तो बिहार में जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट की ठीक है मुख्य बातें ठीक है राज्य के दोनों सदनों में पेश की गई। देखिए यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है ओबीसी की जनसंख्या कितनी है। ठीक है। तो ध्यान में रखें ओबीसी की जनसंख्या कितना प्रतिशत हो गया है? 63%। 18%। ओबीसी और ईबीसी मिलाकर 63%। 28%। 63। आरक्षण वो नहीं पूछ रहा हूँ। ठीक है। जनसंख्या कितना है? 63%।
दोनों को मिला के कितना देगा? ईबीसी का 25 और ओबीसी का कितना हो जाएगा? 43%। 43 कितने? 43% हो गया। जनसंख्या कितना है? 63% है। ठीक है, चलिए अब इस पे बात, हाँ 63% जनसंख्या, 43% आरक्षण। ठीक है, 20 की अब कमी चलते है। हैं फिर भी कमी है। बिहार जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट की बात करेंगे। ठीक है, तो बिहार जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट की मुख्य बातें राज्य के दोनों सदनों में पेश की गई। बिहार में 1/3 से अधिक परिवार प्रतिदिन लगभग 200 रुपये पर जीवन यापन करते हैं। तो 1/3 से ज्यादा परिवार है जो प्रतिदिन लगभग 200 रुपये प्रति पर ही जीवन यापन करते हैं। ठीक है, इस आबादी का केवल कितने प्रतिशत लोग जो है स्नातक है? कितने परसेंट लोग स्नातक है? 7%। मात्र 7%। तो ये सब डाटा सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जा सकता है। ऐसे पूछेगा, ठीक है, बिहार जातीय आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और ऐसे तो 4 स्टेटमेंट दे देगा। ठीक है, जिसमें से 96% के पास कोई भी प्रकार का वाहन नहीं है। ठीक है, कोई भी प्रकार का वाहन नहीं, डेट मीन्स उसके पास साइकिल भी नहीं है। ठीक है, बिहार में लगभग 2.97 करोड़ परिवार रहते हैं, जिनमें से 94 लाख से अधिक प्रति माह 6,000 रुपया उसे कम पर जीवन यापन करते हैं। प्रति माह 6,000 या कम मतलब 200 के आसपास हुआ। ठीक है, इसमें से 94 लाख से अधिक, ठीक है, लगभग 34.13% लोग जो है, ठीक है, प्रति माह 6,000 रुपया उससे कम पर जीवन यापन व्यतीत करते हैं। तो बिहार के गरीबी रेखा से नीचे के लिए कट ऑफ है। राज्य के 14% से अधिक लोग कच्चे घरों में रहते हैं। कितने प्रतिशत लोग कच्चे घरों में रहते हैं? 14% से अधिक लोग कच्चे घरों में रहते हैं, जिनमें से लगभग 15% झोपड़िए में और अन्य 26% टीन शेड वाले घरों में रहते हैं। मतलब 14% टोटल है जो कि कच्चे घरों में रहते हैं। और टोटल जनसंख्या का 14% निकाल लीजिए, उसमें से मतलब उसका में से 15% लोग झोपड़ी में रहते हैं और 26% टीन शेड वाले घरों में रहते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर में टीन वाला जो रखा रहता है उसी घर में रहते हैं। बिहार में बात करेंगे तो 1.22% लोग काम करते हैं और 0.39% लोग राज्य के बाहर पढ़ते हैं। मतलब बहुत कम लोग जो है से राज्य के बाहर पढ़ने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखें, मात्र 0.39% है। तो इसमें कुछ डाटा है, बस ध्यान में रखिए। 7% स्नातक है, 96% के पास कोई भी वाहन नहीं है। ठीक है, टोटल परिवार की बात करेंगे, ठीक है, 2.97 करोड़ परिवार रहते हैं। ठीक है, जनसंख्या नहीं है, परिवार है। एक परिवार में कई लोग हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या का निर्माण होता है। ठीक है, जिसमें से 94 लाख से अधिक के पास, ठीक है, 6,000 रुपया उससे कम का उनका इनकम है। ठीक है, राज्य का लगभग 14% अधिक लोग जो है कच्चे मकान में रहते हैं, जिनमें से लगभग 15% लोग की बात करेंगे। ठीक है, और अन्य 26% लोग जो है टीन शेड वाले घरों में रहते हैं। बिहार की बात करेंगे तो 1.22% लोग काम करते हैं और 0.39% लोग राज्य के बाहर रहते हैं। ये काम करता है, आई थिंक नौकरी वाला कॉन्सेप्ट होगा। ये क्लियर नहीं पता चल रहा क्या है। इंग्लिश वाला ये लोग ट्रांसलेट करता है ना, तो थोड़ा दिक्कत कर देता है। लगता है नौकरी के संदर्भ में बात कर रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे बिहार में जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, ठीक है, 2023। ठीक है, इसे मेंस के भी प्रश्न आते हैं। ठीक है, बिहार सरकार ने बिहार जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 पेश की है। ठीक है, इसमें क्या क्या था उसको जरा समझेंगे। तो इसे इथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति 2021 की सफलता के बाद बनाया गया है। यह नीति संपरित बायोगैस, इनको सीबीजी, जैव सीएनजी विनिर्माण इकाइयों को शामिल करके जैव ईंधन उत्पादित के दायरे को विस्तार करेगी। क्या क्या शामिल होगा? तो संपरित बायोगैस और, ठीक है, सीएनजी विनिर्माण इकाइयों को शामिल करके जैव ईंधन उत्पादन दायरे के विस्तार करेगी। क्या क्या उद्देश्य है? ठीक है, तो नवीकरणीय, ठीक है, ऑटोमोटिव ईंधन उत्पन्न करने के लिए, ठीक है, कृषि अपशिष्ट, पशु गोबर, खाद्य अपशिष्ट, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट और सीवेज जल का उपयोग करेगी। ठीक है, साथ में बिहार में ईंधन ग्रेड स्टैंड अलोन नई ग्रीन फील्ड एथेनॉल और, ठीक है, सीबीजी विनिर्माण इकाइयों में निवेश को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करेगी सरकार। और क्या करेगी? जैव ईंधन उत्पादन के लिए, ठीक है, फीड स्टॉक, कच्चे माल का उत्पादन करने वाले किसानों की आय में वृद्धि करेगी। नए इथेनॉल और सीबीजी उद्योगों की उत्पादन के माध्यम से स्थानीय रोजगार के अवसर भी पैदा करेगी। आपको पता होना चाहिए बिहार में कृषि आधारित उद्योग की संभावनाएं है। ठीक है, इसीलिए बिहार में इथेनॉल प्लांट भी सबसे पहले बिहार में लगा था। ठीक है, कहाँ पे लगा था इथेनॉल प्लांट बिहार में? पूर्णिया में। हाँ बिल्कुल, ठीक है, कहाँ पे लगा था? पूर्णिया में लगा था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अभी सरकार जो है मतलब एक नीति लेकर आई है, जिस नीति का नाम क्या है?
नीति का नाम है बिहार में जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023। ठीक है, बिहार सरकार ने, ठीक है, बिहार में जैव ईंधन उत्पादन प्रोत्साहन नीति, ठीक है, 2023 लेकर आई है। उसके उद्देश्य की बात करेंगे, उद्देश्य यहाँ पे नीचे दिया हुआ था। मुख्यतः ये नीति जो है, ठीक है, संपरित बायोगैस और, ठीक है, जिसको संक्षेप में सीबीजी कहते हैं, ठीक है, और जैव सीएनजी विनिर्माण इकाइयों को शामिल करके जैव ईंधन उत्पादन के दायरे का विस्तार करेगी। क्या क्या चीज का प्रयोग किया जाएगा? तो नवीकरणीय ऑटोमोटिव ईंधन उत्पन्न करने के लिए कृषि अपशिष्ट, ठीक है, पशु गोबर, खाद्य अपशिष्ट, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट और सीवेज जल का उपयोग करेगी। ठीक है, बिहार में ईंधन की बात करेंगे तो ग्रेड स्टैंड अलोन नई ग्रीनफील्ड एथेनॉल और, ठीक है, सीबीजी विनिर्माण इकाइयों में निवेश को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है। साथ में जैव ईंधन उत्पादन के लिए फीड स्टॉक कच्चे माल का उत्पादन करने वाले किसानों की आय में वृद्धि भी करना है। साथ में नए इथेनॉल और सीबीजी उद्योग की स्थापना के माध्यम से, ठीक है, स्थानीय रोजगार का अवसर भी पैदा करना है। अब इसमें सब्सिडी कैसे मिलेगा? तो जो चयनित इकाई होंगे उनको 15% अधिकतम 5 करोड़ रुपए तक की पूंजी की सब्सिडी दी जाएगी। मतलब मैक्सिमम 5 करोड़ का मैक्सिमम, ठीक है, लेकिन अगर है 5 करोड़ से अगर कम है तो 15% के डाटा का ख्याल रखा जाएगा। या तो 15% अधिकतम, 15% या फिर 5 करोड़ अधिकतम तक का इसमें क्या मिलेगा? सब्सिडी दिया जाएगा इस पे काम करने के लिए। ठीक है, समझ गए? जी सर। आप चलेंगे बाजार उत्कृष्टता केंद्र। ये क्या था? राज्य में बाजरा और मूल्य श्रृंखला पर, ठीक है, उत्पादन केंद्र के काम करना शुरू किया है। राज्य ने बाजरा और मूल्य श्रृंखला पे उत्कृष्टता केंद्र ने काम करना शुरू किया है। इसका निर्माण राज्य सरकार 30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा। तो बाजरा उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है, इसके लिए सरकार कितने खर्च कर रही है? 30 करोड़। 30 करोड़, ठीक है। राज्य ने, ठीक है, बाजरा और मूल्य श्रृंखला पर उत्कृष्टता केंद्र में काम करना शुरू किया है और इसका निर्माण राज्य सरकार द्वारा 30 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा। अब यहाँ पे उत्कृष्टता केंद्र का कार्य क्या होगा? ठीक है, जो कि बाजरा के लिए मुख्यतः होगा। तो बाजरा की अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास करेगी। संस्थाओं और, ठीक है, एएफपीओ द्वारा बाजरा का बीज उत्पादन करेगी। ठीक है, स्थान विशिष्ट फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी का विकास करेगी। मूल्य श्रृंखला और विकास और बाजरा जुड़ावर क्षमता का निर्माण करेगी। बिहार में फिंगर बाजरा, बानियाड बाजरा, प्रोसो बाजरा, ठीक है, फॉक्सटेल बाजरा और मोती बाजरा किसानों द्वारा अधिमानत उगाए जाते हैं। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब बाजरा का किस्म है। अगर पूछ देगा बताइएगा फिंगर, बार्नयार्ड, प्रोसो, ठीक है, फॉक्सटेल, ठीक है, मोती, ये किसकी किस्म है? तो क्या बताएंगे? बाजरा ये सारे के सारे बाजरा के किस्म है। ठीक है, तो मतलब ये सारे किसानों के द्वारा मतलब ये बाजरा आपको उगाया जाता है। आपको पता होना चाहिए 2023 का वर्ष जो था किसके लिए घोषित किया गया था? 2023 का वर्ष, मोटा मिलेट्स के ठीक है, मिलेट्स तो में 24 का मिलेट्स है, 2023 का मिलेट्स नहीं है। ओह 2023 जो है मोटे अनाज के लिए, मोटे अनाज को मोदी सरकार ने क्या बोला? क्या किस प्रकार का अन्न का नाम दिया गया इसको? मोटे अनाज को क्या बोला गया? बिल्कुल ठीक है, श्री अन्न नाम दिया गया। ठीक है, और यहाँ पे मोटे अनाज के लिए उत्कृष्टता केंद्र तो यहाँ पे बाजरा के लिए बनाया जा रहा है ना, लेकिन ओवरऑल मोटे अनाज के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे बनाया गया? हैदराबाद में। बिल्कुल हैदराबाद में बनाया गया। ठीक है, तो उसी तरीके से बिहार सरकार भी मुख्यतः बाजरा के लेके उत्कृष्टता केंद्र स्थापित कर रही है, और जिसके लिए सारी चीजें की जाएगी। इसके लिए कितने फंड रखे गए बिहार सरकार के द्वारा? तो 30 करोड़ के फंड क्या हो गए? निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, उत्कृष्टता केंद्र में कार्य क्या क्या होगा? तो मुख्यतः बाजरा से जो भी संबंधित होगा अधिक से अधिक उनका विकास किए जाएंगे। वो सारे चीज इसमें किए जाएंगे। जैसे बाजरा के लिए बाजार उपलब्ध करवाया जाएगा, उसके मूल्य निर्धारित किए जाएंगे, उसके फसल के उत्पादन के प्रौद्योगिकी का विकास रखा जाएगा, अच्छे किस्म का बीज उपलब्ध किया जाएगा जिससे ज्यादा उपज दे। ठीक है, बाजरा के अधिक उपज देने वाली किस्मों का विकास किया जाएगा। सारे कुछ जो होगा यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, बस आपको ध्यान में रखना है, इसका कोई शहर तो नहीं दिए, कहाँ से संचालित होगी। अगर ऐसा आ जाता तो आ जाता, लेकिन 30 करोड़ का फंड सरकार इसके लिए निर्धारित की है, यह आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, या फिर ऐसे प्रश्न पूछेगा बिहार सरकार ने किस फसल को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनाई है? तो बाजरा, मकई, गेहूं या फिर गन्ना, क्या बताएंगे? बाजरा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। बिहार में भूकंप का तेज झटका कब आया था? पता नहीं चला। बहुत दिन पहले आया था। अच्छा, बिहार में भूकंप का तेज झटका आया। बिहार में आए 6.4 तीव्रता वाले भूकंप का केंद्र कहाँ पे था? जाजरकोट था। ये जगह हमको इम्पोर्टेंट है। जाजरकोट कहाँ पे पड़ता है बताइए? नेपाल में। नेपाल
कि बिहार में भूकंप उधर से ही आता है, ठीक है। जाजरकोट में भूकंप आया। भूकंप के झटके दिल्ली में, पहाड़ी एनसीआर इलाका और है ना बिहार में भी महसूस किए गए, ठीक है। हमेशा भूकंप आएगा ना पहाड़ी इलाका में ही आएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ पे बहुत अधिक लोग का वो घनत्व होता है वहां पे भूकंप नहीं आता। हमेशा भूकंप का एपी सेंटर होता है दूर दराज पहाड़ के कहीं पे जगह पे होता है। भारतीय प्लेट अभी भी उत्तर की ओर बढ़ रही है, इसीलिए हिमालय के नीचे उत्तर की ओर दबाव बन रहा है। भूकंप और बिहार का क्या नाता रहा उस पे बारे में जानते हैं? एक बिहार में जो सबसे चर्चित भूकंप कब आया था पता है? तो बता सकते हैं 1934। दादाजी लोग? वेरी गुड, ठीक है। 1934। 1934 से बड़ा भूकंप आज तक कभी भी बिहार में नहीं आया। इस सबसे भयानक भूकंप था 1934 वाला भूकंप, ठीक है। कभी दादाजी लोग होंगे, बुजुर्ग होंगे, तो वो लोग कहानी सुनाएंगे। सो काफी बच्चे थे तभी भूकंप आया था। बड़ा भयंकर भूकंप था ये, ठीक है। बिहार उच्च भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है जो बिहार नेपाल सीमा के पास हिमालय, ठीक है, टेक्टोनिक प्लेट की सीमा पे पड़ता है, ठीक है। इसमें 4 दिशाओं में गंगा और मैदानी इलाकों पर बढ़ने वाली, ठीक है, उप सतह भ्रंश रेखा है, ठीक है। बिहार में 38 जिलों में से कितने जिलों की बात करें भूकंपीय क्षेत्र 5 में आते हैं? कितने जिले आएंगे? 8 जिले से। 38 में 36 से में 8 8। जिले आते हैं, ठीक है। 8। 38 में 38 से 8 जिले आते हैं, ठीक है। भूकंप को कितने जोन में बांटा जाता है? 5 जोन में। 4 इसमें बैठा हुआ है। कितने जोन है बताइए? 2 3 4 5। 5। बिल्कुल ठीक है। 2 3 4 5 है, एक नहीं आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उस हिसाब से ऐसे के नंबर के हिसाब से तो 5 होता है, लेकिन ऐसे 4 ही होता है, ठीक है। 2 3 4 5 आता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसमें से बिहार के बात करें 8 जिले की बात करेंगे तो ये किसमें आएंगे? ये सबसे बताइए जो सबसे 5वां ज्यादा भूकंपीय भूकंप कौन क्षेत्र। खतरनाक होगा? 2 वाला भूकंप होगा या फिर 5 वाला सबसे लास्ट वाला खतरनाक होगा? कौन 2 खतरनाक वाला होगा? होगा। 2 रेड जोन। सबसे सबसे लास्ट वाला होता है खतरनाक। सबसे लास्ट वाला खतरनाक। तभी 6 तो 7 इसको 8 9। हो गया है। 2 का सर हाईएस्ट होता है। 2 का हाईएस्ट होता है? नहीं, 2 का हाईएस्ट रेड होता है। जोन एरिया। मुझे हाँ। थोड़ा इसमें डाउट लगा, देख लीजिएगा, ठीक है। 24 जिले की बात करेंगे तो जोन 4 में आता है, ठीक है। 6 जिले की बात करेंगे तो 3 में आता है, ठीक है। तो इसमें से 5 में कितने जिले आते हैं? 5 में कितने आते हैं? 8 जिले आते हैं, 8। ठीक है। 4 में बात करेंगे तो कितने जिले आते हैं? 24 से। 6 24। जिले आते हैं, सॉरी 24 जिले आते हैं, ठीक है। और 24 बात करेंगे तो इसमें कितने आते हैं? 3 में कितने आते हैं? 6 जिले से। 6 ठीक है, जिला। 6 जिले आते हैं। तो 24 6 30 7 38 जिला हो गया। तो बिहार का सबसे नवीनतम जिला कौन सा है? बाढ़ जिला बन गया? कब बना? अरवल है ना, अरवल। अररिया है। अरवल हो जाएगा 2001। बाढ़ का बना दिया आप लोग? अरवल अरवल। होगा 2001। बाढ़ बन सकता है, बाढ़ बन सकता है, बना नहीं है अभी, बाढ़ ठीक है। पटने में ना आता है सर। पटना में आता है, हाँ। और बख्तियारपुर में आता है ना सर। मुजफ्फरपुर में नहीं मुझे। इंजन है वो बख्तियारपुर। बाढ़ हाँ, पटना में आता है, ठीक है। बगल में पड़ता बाढ़ है। बख्तियारपुर, ठीक है। भविष्य में बन सकता है जिला, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बिजली की खपत में तेज वृद्धि आपको देखने को मिली है, ठीक है। बिहार में बिजली की खपत में सबसे तेज वृद्धि देखी गई। पिछले 10 वर्षों में 350% की वृद्धि देखी गई, ठीक है। पुणे स्थित गैर लाभकारी संगठन प्रयास के द्वारा एक स्टडी में ये बातें बताई गई, ठीक है। यह वृद्धि 2016 में 2012 में 6 बिलियन यूनिट से बढ़कर, ठीक है, 2022 में 27 बिलियन यूनिट हो गई है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई? तो 350% की वृद्धि देखी गई, ठीक है। तो इसके भी क्वेश्चन बोल सकता है बिहार के बिजली के खपत में, ठीक है, तेज वृद्धि दिखी गई। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार देखें, ठीक है। ये वृद्धि 2012 से 6 बिलियन यूनिट से बढ़कर, ठीक है, 25 बिलियन यूनिट हो गई है, ठीक है। मुख्यतः वृद्धि की बात करें तो दूसरा शहर में 350% की वृद्धि हुई है, ठीक है। उसके बाद कुछ इसमें स्मार्ट प्रीपेड मीटर से कुछ जोड़ देगा, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या गलत बोला? मैंने यहाँ वही पे सर। 25 बिलियन यूनिट बोला, ठीक है, जो कि मतलब क्या 6 से बढ़कर कितना हो गया? 6 से बढ़कर कितना हो गया? 27 हो गया, 27। ठीक है। यह वृद्धि कितने प्रतिशत है? तो 350% की वृद्धि है, ठीक है। ये सब प्रश्न देख रहा है, लग रहा है सर ये बकवास है, लेकिन यही सब प्रश्न बीपीएससी पूछ के ना यह स्टेटमेंट वाला में गलती करवा देता है, जिसकी वजह से प्रीलिम्स रुकता है, ठीक है। तो इसी सब प्रश्न को एकदम फोकस करके करना है ताकि एक भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से ना छूटे, ठीक है। बिहार से तो बिल्कुल भी नहीं। सीएम नीतीश कुमार की बात करें, 13,934.89 करोड़ रुपए की बिजली क्षेत्र की योजना शुरू की है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है, BSPHCL, ठीक है, 2024 के अंत तक राज्य के सभी घरों में स्मार्ट मीटर लगाएगी। लग गया स्मार्ट मीटर ना? आप लोग के यहाँ भी लग गया होगा,
अभी नहीं लगा है ठीक जी है, सर। नहीं लगा है। ठीक है, कहीं कहीं बीएसपीसीएल ने बिहार की बिजली आपूर्ति क्षमता को सफलतापूर्वक 700 मेगावाट से बढ़ाकर कितना मेगावाट कर दिया है? तो 7000 मेगावाट सात कर दिया है। ठीक है, बिल्कुल। 110 मुख्यमंत्री विद्युत कृषि संबंध योजना, ध्यान में रखिएगा, मुख्यमंत्री का विद्युत कृषि संबंध योजना है। ठीक है, इसमें 3.75 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन पहले ही उपलब्ध कराए जा चुके हैं। ठीक है, और 4.79 लाख को वित्तीय में 2026-27 तक अतिरिक्त कनेक्शन मिलेगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? बी एस एस पी टी एच एच सी एल। सी एल, यही है ना? ये सर बिहार क्या साउथ पता, सर बिहार बिहार स्टेट पावर बिहार साउथ कंपनी पावर। बिहार स्टेट पावर नहीं, साउथ पावर होगा ना? ये सर साउथ पावर। SSBL होता है। हाँ हाँ, ठीक है, जो भी हो, यही बिजली उपलब्ध, दो ही है ना बिहार में, एक बिहार नॉर्थ करके, बिहार साउथ करके, एगो दो ही है ना? SM सर बिहार साउथ पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड सर। हाँ, यही दो ही है बिहार में। ठीक है, मुख्यतः दो ही मतलब बिजली उपलब्ध नॉर्थ करवाती और है। साउथ वाला सर दो गो होता है सर, और नॉर्थ का हाँ होता है बिल्कुल, ये साउथ। 700 मेगावाट से बढ़ाकर कितना कर दिया? 7000 मेगावाट कर दिया है। ठीक है, रास्ते सा अब मुख्यमंत्री विद्युत कृषि संबंध योजना की बात करेंगे, इसमें 3.75 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन पहले ही उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। ठीक है, ध्यान में क्या, लगभग 4.79 लाख किसानों को, ठीक है, वित्तीय वर्ष 26-27 तक मतलब अतिरिक्त कनेक्शन मतलब इनको मिल जाएगा। आप चलेंगे जापान टूरिज्म एक्सपो में बॉट सर्किट का प्रचार, पता होना चाहिए। जापान की बात करेंगे, ठीक है, जापान की बात करेंगे तो जापान कैसा देश है? बुद्धिज्म का देश है। ठीक है, बिहार बुद्ध धर्म का धरती माना जाता है, इसलिए जापान के माध्यम से बिहार में टूरिज्म बढ़ सकता है। ठीक है, इसके लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव ने जापान टूरिज्म एक्सपो में राज्य के बौद्ध सर्किट का प्रचार किया। यह बौद्ध सर्किट जापानी पर्यटकों को आकर्षित कर सकता है। उन्होंने राज्य के पर्यटन स्थलों की अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग करने के लिए ट्रेवल शो में बिहार पवेलियन का भी उद्घाटन किया है। तो इस एक ही प्रश्न में था, जापान टूरिज्म एक्सपो में बॉट सर्किट का प्रचार करने के लिए इसका उद्घाटन किसने किया? तो तेजस्वी यादव, जो कि तेजस्वी यादव क्या है, किस पद पे है ये, डिप्टी सीएम क्या बोलते हैं? डिप्टी सीएम। डिप्टी सीएम। चलिए अब चल रहे छात्र छात्र शिक्षक अनुपात पीटीआर में सुधार हुआ है। अब बिहार में बात करेंगे, ठीक है, तो पढ़ने वाले बच्चों की संख्या तो बहुत है, लेकिन पढ़ाने वाला टीचर की संख्या काफी कम है। तो अब तो बहुत ज्यादा सुधार होने को देखने को मिला, बहुत सारा टीचर भर्ती हो गया है। दुर्भाग्य से जो भी लोग बीएड किए हुए थे सबके सब बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थी थे, सबके सब शिक्षक बन चुके थे। अब तो सुधार होना चाहिए। तो हाल में ही बिहार शिक्षक भर्ती में पीटीआर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। अब प्राथमिक स्तर में बात करेंगे, ठीक है, तो अब 38 बच्चों पे एक टीचर हो गए हैं, पहले 45 पे एक थे। माध्यमिक की बात करेंगे तो भर्ती के बाद 50 पे एक हो गया, पहले 88 पे एक थे। ठीक है, तो नए वाला भर्ती में टीचर में काफी सुधार है, फिर भी 50 बच्चों पे एक टीचर, ठीक है, फिर भी कुछ ज्यादा लग रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी पहले तो 88 पे एक था, उसके माध्यम से तो ठीक ही है। ठीक है, और यहाँ पे प्राथमिक में कितने हो गए? 38 पे एक हो गए, पहले कितने पे थे? 45 पे 45 पे एक थे। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया था? 2009 या 10 2002 9 में में था। 2009 में था, लेकिन एक आया था, ये पारित कब हुआ, मतलब बंद किया गया था 2010 में। ठीक है, 2010 लागू। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे। शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत 7 शिक्षक अनुपात के 30 बच्चों पे प्रति एक शिक्षक होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अभी ये तो आ तो गया, लेकिन यहाँ पे शिक्षा का अधिकार में कितने होने चाहिए? मतलब एक शिक्षक पे 30 बच्चों पे कम से कम एक शिक्षक। उस हिसाब से देखिए, हमारा डाटा जो है सब प्राथमिक के तो आसपास पहुंचे, लेकिन माध्यमिक में हम लोग बहुत अभी पिछड़े हुए हैं, नहीं है कि नहीं? जी सर। कितने होने चाहिए? 30 पर एक 30 पे एक 30 होने चाहिए। है बच्चों पे कितने? तो 38 पे एक है, और यहाँ पे 50 पे एक है। 50 पर एक से प्राथमिक कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेके 5 तक है, 6 से 5 लेके तक 8 तक क्या होता है? माध्यमिक होता है। ठीक है, माध्यमिक चलिए अब से देखेंगे 12 श्रम उच्च संसाधन। माध्यमिक। बिल्कुल, श्रम संसाधन, ठीक है, विभाग की जिला रैंकिंग मधुबनी शीर्ष पे आ गए। श्रम संसाधन विभाग ने राज्य भर में जिलों की रैंकिंग जारी कर दी। ठीक है, विभागीय योजनाओं का काम लाभ लोगों तक पहुंचाने में 9 मापदंडों के आधार पर मधुबनी शीर्ष पर। ठीक है, नालंदा सबसे निचले पायदान पर। ठीक है, नीतीश बाबू का जिला है ये नालंदा, उन्हें वहीं से आते हैं ना ये। ठीक है, तो मतलब क्या था, श्रम संसाधन 9 से विभाग की जिला रैंकिंग में उन्होंने ये क्या था, तो मतलब जो गवर्नमेंट का जो श्रम संसाधन विभाग के द्वारा, ठीक है, एक रैंकिंग जारी किया जिसमें विभागीय योजना, मतलब सरकार की जो विभागीय योजना केवल धरा मतलब केवल पेपर पे है या लोगों तक भी पहुंच के आ रही है। आप लोग इतना सारा योजना पढ़ते हुए दिमाग लगाते हुए कि ये योजना कहाँ चलता है नहीं चलता कभी नजर नहीं आता है। ठीक है,
तो वही ऐसे विभागीय योजना को लाभ लोगों तक पहुंचने में पहुंच पा रहा है कि नहीं। तो इसके आधार पर 9 मापदंडों के आधार पर मधुबनी जो है शीर्ष पे रहा, नालंदा सबसे निचले स्तर पे रहा। शीर्ष 3 जिला में बात करेंगे, प्रथम पे मधुबनी है, दूसरा पे दरभंगा है, तीसरा पे समस्तीपुर है, तीनों के तीनों सटा हुआ ही है, ठीक है। तो तीनों जिला ध्यान रखिए, मधुबनी पहले नंबर पे, फिर दरभंगा, और फिर लास्ट तीसरा नंबर पे क्या है, ठीक है, कौन है, समस्तीपुर। सबसे लास्ट में कौन आया, सबसे लास्ट में नालंदा, ठीक है। जैसे नल जल योजना है सर, वही ना? कोई भी योजना, कोई भी सरकारी योजना है, वो सब लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं, लोगों को कितना लाभ हो रहा है उससे, उस सब का मतलब एक डाटा निकाला गया उसके आधार पर, ठीक है। अब आता है बिहार केसरी पुरस्कार। बिहार केसरी पुरस्कार की बात करेंगे तो बिहार की 17 प्रतिष्ठित हस्तियों को बिहार केसरी सम्मान से सम्मानित किया गया। आयोजक की बात करेंगे तो बिहार बौद्धिक मंच एवं मध्यकालीन फाउंडेशन इसके आयोजक थे। उन्हें चिकित्सा, सेवा, शिक्षा, समाज सेवा और राजनीति में, ठीक है, उनकी विशिष्ट सेवा, ठीक है, भावना के लिए सम्मानित किया। किन किन चीज में दिया गया, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चिकित्सा में, सेवा में, शिक्षा में, समाज सेवा में, राजनीति में, ठीक है। मुख्यतः कितने क्षेत्र हो गए, 1 2 3 4 5, 4-5 क्षेत्रों में दिया गया, ठीक है। प्रमुख हस्ती है कि शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा को जानते हैं आप लोग जी। जी, छठ पूजा में, ठीक है, शादी विवाह में इनके गाने खूब बिहार चलते हैं, के ठीक है, क्या है, सुपौल के राघोपुर ठीक की है, रहने वाली बिल्कुल। है। हाँ, तो ये क्या है, तो इनको हाल में दिया गया, क्या चीज में रेसिडेंस दिया गया पूर्णिया होगा, है। क्या चीज में इनको दिया गया होगा, संगीत में, संगीत समाज सेवा हुआ था, समाज सेवा समाज होगा। सेवा हो जाएगा, समाज समाज सेवा हो सेवा जाएगा, बहुत ठीक सारा है। यूथ साथी होगी डॉक्टर ना। शांति राय को दिया गया, डॉक्टर विजय प्रकाश को दिया गया, ठीक है, सुधा वर्गीस खान को दिया, खान सर को दिया गया, ठीक है। खान सर को क्या चीज में दिया गया होगा तो पता ही आप लोगों को, शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। शिक्षा में। तो अच्छा, दो चर्चित चेहरा, ठीक है, शारदा सिन्हा, खान सर, बाकी लोग भी चर्चित होंगे, बस हम लोग नहीं जानते, दूसरी बात है, ठीक है, कि हम लोग को दो ही चीज से मतलब रहता है, इसलिए दो चीज जो लोग को जान रहे हैं, ठीक है। तो बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बिहार केसरी के नाम से रखा गया, ठीक है। बिहार केसरी के नाम से किनको जानते थे, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को, कृष्णा ठीक है। 136वीं जयंती पर दिया गया पुरस्कार, ठीक है। तो ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है, बिहार केसरी के अब कितने लोगों को मिला है, कितने लोगों को पुरस्कार मिला है, तो 17 प्रतिष्ठित हस्तियों को बिहार केसरी सम्मान से आयोजित किया गया। हर राज्य का अपना अपना पुरस्कार, जैसे असम वैभव भी हाल फिलहाल में किसे दिया गया, असम वैभव रतन टाटा को। नहीं मालूम सर। रतन को टाटा दिया क्या? गया। रतन टाटा के बाद में किसी को मिला है ना, रतन टाटा को महाराष्ट्र सरकार ने दिया है अभी हाल फिलहाल में। महाराष्ट्र सरकार ने अपना सर्वश्रेष्ठ नागरिक अवार्ड दिया है। और तो उद्योगपति अवार्ड सर। रंजन गोगोई को मिला और असम उसका वैभव। गौरव मिला था हिमा दास को। गौरव मिला है, अब होता है, ठीक है, असम गौरव होता है, असम सौरभ होता है, एक और भी था, 3 अवार्ड होता है उसका, असम वैभव। ठीक है। एक वैभव होता है, वैभव, गौरव, सौरभ, ठीक है। अब आते हैं वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में बिहार को प्रथम स्थान मिल गया है, ठीक है। ये चर्चा में था, 3 दिवसीय वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बिहार को प्रथम स्थान मिला, ठीक है। प्रदर्शन का कारण क्या था, तो आज बिहार खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है। कृषि आधारित उद्योग और निर्यात बिहार में भारत के अग्रणी राज्यों में से एक है। आज बिहार निवेशकों के लिए एक आदर्श राज्य बनकर उभरा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ से पूछा जाएगा वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 में, ठीक है, किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड मिला, तो क्या बताएंगे, बिहार को। बिहार को। बिल्कुल बिहार को मिला, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है, बिहार को मिला है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा, हम लोग चलेंगे थोड़ा पैरा से, ठीक है। पैरा एशियन गेम्स से, और एशियन गेम्स से क्या प्रश्न बनते हैं उस पर भी जरा देख लेते हैं। तो पैरा एशियन गेम 2023 में शैलेश कुमार और प्रमोद भगत को गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। तो बिहार के किस लोगों को पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल मिला है, तो क्या बताएंगे, शैलेश कुमार और प्रमोद भगत को सर। पता होना चाहिए, प्रमोद भगत, ठीक है। शैलेश कुमार कौन सा खेल से संबंधित है, तो ध्यान में रखिएगा, पैरा एशियन गेम्स 2023 में, ठीक है, बिहार के एथलीट शैलेश कुमार को हाई जंप में, किसमें मिला, हाई जंप में, ठीक है, हाई जंप T63 में, ठीक है, तथा शटलर प्रमोद भगत को पुरुष एकल का SL3 स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता, ठीक है। बैडमिंटन खेलते शटलर है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। तो हाई जंप में किसे मिला, शैलेश कुमार को मिला, प्रमोद भगत को किसमें मिला, शटलर, मतलब बैडमिंटन खेलते मुख्यतः, इन दोनों को गोल्ड मेडल मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते इन दोनों का डिटेल्स जान लेते हैं। शैलेश जी की बात करेंगे जमुई जिला के, तथा प्रमोद जी की बात करें वैशाली जिला के निवासी, याद रहेगा। शैलेश जी कहाँ के निवासी थे, क्या बताएंगे, जमुई जिला के, ठीक है, ध्यान रखें। प्रमोद की बात करें, प्रमोद कहाँ के निवासी थे, क्या बताएंगे, प्रमोद जी वैशाली जिला के निवासी है, ठीक है।
बिल्कुल, ये प्रमोद ने क्वेश्चन पूर्व कहाँ पूछा था? सेलेस कॉमर्स हम लोग में ही, ये करंट अफेयर में पीछे पिट में। ठीक है। प्रमोद ने पुरुष युगल, ठीक है, SL3 SL4 मिश्रित युगल SL3 SU5 स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीता। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने कांस्य भी जीता है। ठीक है, किसके साथ? तो गोल्ड के साथ। भारत राज्य सरकार ने भगत के लिए 2 करोड़ रुपए के इनाम की घोषणा की है। ठीक है, प्रमोद भगत को क्या देगी? तो 2 करोड़ रुपए इनाम देगी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रमोद भगत ने पैरा एशियाई खेल में पदकों की हैट्रिक पूरी कर ली है। क्या कर लिया है? तो पदकों की हैट्रिक पूरी इन्होंने कर ली है। ठीक है, ध्यान में रखिए, क्योंकि 2 कांस्य जीता और साथ में क्या जीता? गोल्ड। गोल्ड जीता। ठीक है, इससे पहले शैलेश ने, ठीक है, इससे पहले शैलेश ने जुलाई 2023 में पेरिस में आयोजित पैरा एथलेटिक विश्व चैंपियन में रजत पदक जीता था। ठीक है, तो इससे पहले शैलेश ने जुलाई 2023 में पेरिस में आयोजित पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक भी जीता था। अब बात करेंगे पैरा एशियाई गेम्स के बता आयोजन स्थल की बात करें, कहाँ पे हुआ था? चीन में। हम चीन में। चौथा नंबर था। कितने मेडल मिला? 111। 107। पांचवा। ठीक है, कितना था? 5वां रैंक था। ठीक है, ध्यान रखिए, 5वां रैंक था। ठीक है, अब आते हैं एशियन गेम्स में। आते हैं एशियन गेम्स की बात करेंगे, उसमें भारत को कितना मेडल मिला? 107। 107। चौथा। और टर्न। ठीक है, ठीक है, भारतीय पैरा पहला वाला इंडिया वाला पैरा गेम्स कहाँ पे हुआ है? किस शहर में हुआ है पहला दिल्ली में वाला? हुआ है। दिल्ली में हुआ है। ठीक है, दिल्ली। ठीक है, उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? उज्ज्वला। उज्ज्वला। ठीक है, ध्यान में रखिए, पहला हुआ है दिल्ली में। ठीक है, अब बात है बिहार रग्बी टीम ने, ठीक है, 37वें राष्ट्रीय खेल में रजत पदक जीता। ठीक है, तो बिहार की रग्बी टीम ने 37वें राष्ट्रीय खेल में, ठीक है, क्या जीता? रजत पदक। ठीक है, कहाँ पे हुआ ये 37वें राष्ट्रीय गेम? गोवा में सर। ठीक है, गोवा में हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसका प्रतीक क्या था? मास्कोट क्या था? मतलब मोगा था। ठीक है, मोगा था। मोगा, जो कि यहाँ के लोकल भाषा में क्या होता है? प्रेम होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे की बात करेंगे। बिहार महिला रग्बी टीम ने राष्ट्रीय खेलों में चल रहे 37वें संस्करण में रजत पदक जीता। फाइनल में ओडिशा को हराया। ठीक है, 7-12 से ओडिशा जो था पराजित हुआ। बिहार महिला रग्बी टीम के कोच की बात करेंगे, कौन है? तो दुलंजना विजय सिंह है, जो कि मतलब कहाँ के? श्रीलंका के हैं। ठीक है, कहाँ के हैं? दुलंजना विजय सिंह है, जो कि मतलब श्रीलंका के है। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब आज का क्लास मतलब बिहार का यहीं पे होता है। कल हम लोग क्या करेंगे? तो कल हम लोग दूसरे टॉपिक को देखेंगे, केंद्र सरकार की योजना को देखेंगे। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। जो भी बताया PDF पढ़ा हुआ है, इसको आप लोग क्या करेंगे? पढ़कर आ जाएंगे एक बार, ताकि चीजें आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है।